नमस्कार सभी को। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो आपके बुक लगती हैं विश्व का प्रादेशिक भूगोल, और उसमें जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो है प्राकृतिक प्रदेश, और प्राकृतिक प्रदेश में है भूमध्य सागरीय प्रदेश। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आज हमारी इस क्लास में हम भूमध्य सागरीय प्रदेश से संबंधित संपूर्ण नोट्स आपको करवाएंगे, वो भी मानचित्र के साथ में। हम मैप में उसकी स्थिति देखेंगे, देश देखेंगे कौन सी सीमा बनाते हैं, किस तरह से वहाँ पर जलवायु है, किस तरह की मृदा है, किस तरह की कृषि की जाती है और खनिज और उद्योग पाए जाते हैं। तो आज हम इसी भूमध्य सागरीय प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक आज के आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एग्ज़ाम में इससे संबंधित क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे, चाहे वो बहुविकल्प क्वेश्चन हो, चाहे वो रिक्त स्थान वाले हो, चाहे वो लघुरात्मक हो या फिर निबंधात्मक हो। तो आप में इस क्लास को ज़रूर देखोगे, स्किप नहीं करना है, एंडिंग तक देखोगे तभी आपको ये क्लास समझ में आएगी। और इस क्लास में नोटबुक लेकर के अवश्य बैठोगे, साथ साथ में आप नोट्स बनाते जाओगे। जो मैं थ्योरी लिखाऊंगा उस थ्योरी को आप नोटबुक में नोट करते जाओगे। और ये क्वेश्चन लगभग निबंधात्मक क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। तो आपके लिए 12-13 नंबरों का फ़ायदा है इस क्लास को पूर्ण देखने के लिए। तो आज की ये क्लास हम शुरू करते हैं। इससे पहले अगर हम देखें तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे अध्ययन बिंदु। और अध्ययन बिंदु में आप नोट कर लीजिएगा नोटबुक में, वो है सामान्य परिचय 1 नंबर। 2 नंबर पॉइंट हम करेंगे वो है भूमध्य सागर की जलवायु, यानी उसकी जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। 3 नंबर जो पढ़ेंगे वो है भूमध्य सागर की वनस्पतियों के बारे में। 4 नंबर अध्ययन करेंगे वो है भूमध्य सागर की मिट्टियाँ। 5 नंबर जो अध्ययन करेंगे हम वो है भूमध्य सागर प्रदेश की कृषि, किस तरह की कृषि की जाती है और कौन कौन से फसलों का उत्पादन है वो किया जाता है। इसके बाद में हम भूमध्य सागरीय जलवायु की जीव संपदा के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पर किस तरह के जीव पाए जाते हैं। उसके बाद में हम खनिज संसाधन के बारे में पढ़ेंगे, और एंडिंग जो अंत में जो हमारा पॉइंट रहेगा वो है उद्योग। तो इन संपूर्ण बिंदुओं के बारे में हम एक एक का विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको नोटबुक में नोट करवाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज की ज्योग्राफी का हमारा टॉपिक भूमध्य सागरीय प्रदेश। तो हम चलते हैं सबसे पहले सामान्य परिचय की ओर। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश और भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश की अगर चर्चा करें तो ये प्रदेश महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर, यानी जो महाद्वीप आप देख रहे हैं ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये उसके पश्चिमी तटों पर जाओगे तो आपको ये जलवायु मिलेगी। दक्षिणी अमेरिका के आप पश्चिमी तटों पर जाओगे तो आपको ये जलवायु मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के आप पश्चिम तट पर जाओगे या दक्षिणी पश्चिम तट पर तो आपको इस तरह की जलवायु मिलेगी। अफ्रीका के जाओगे तो भी आपको दक्षिणी पश्चिम तट पर भूमध्य सागरीय जलवायु मिलेगी। और इसके साथ साथ में जो भूमध्य सागर है उसके चारों ओर यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के जितने भी देश हैं उन देशों में ये जलवायु पाई जाती है। तो हम इसका विस्तार से पढ़ेंगे कौन कौन से देश लगते हैं, कहाँ कहाँ हैं, इसकी स्थिति की पता करें। तो ये भूमध्य सागर के 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच पाया जाता है। यानी ये जो प्रदेश है भूमध्य सागरीय प्रदेश
30 डिग्री से लेकर के अक्षांश में आप उत्तरी अक्षांश हो चाहे फिर वो दक्षिणी अक्षांश हो, 30 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री ये दक्षिणी अक्षांश के मध्य भूमध्य सागरीय प्रदेश आप देख रहे हैं। उत्तर में हम जाएं 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश का जो क्षेत्र है ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश से पाया जाता है। तो यानी 30 से 45 डिग्री अक्षांश का या 40 डिग्री अक्षांश का जो क्षेत्र है और महाद्वीपों का जो पश्चिमी भाग है वहां पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। अगर मुख्य क्षेत्र की बात करें तो दक्षिणी यूरोप, और दक्षिणी यूरोप में आप ये देख सकते हैं, ये है दक्षिणी यूरोप का भाग, ये उत्तरी अफ्रीका, और उत्तरी अफ्रीका अगर देखें तो आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, और पश्चिमी एशिया में अगर देखें तो आप यहां पर ये देखो पश्चिमी एशिया। तो ये जलवायु तीनों महाद्वीपों में, और इसके जो प्रमुख देश हैं हम चर्चा करें तो स्पेन, यहां पर जो देश आता है स्पेन, ये उसके बाद में इटली, तो इटली की चर्चा करें तो आप यहां पर इटली देख सकते हैं, ग्रीस है, फ्रांस है ये, और ये तुर्की है। तो इन प्रदेशों में मुख्य रूप से भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। इसके अतिरिक्त अगर बात करें भूमध्य सागर से दूर दराज के क्षेत्रों में तो मध्य कैलिफोर्निया, जो आप उत्तरी अमेरिका में ये स्थिति देखोगे तो यहाँ पर मध्य अमेरिका का भाग आएगा और यहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। मध्य चिली, ये देख सकते मध्य चिली, तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में आओगे तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये मध्य चिली में आपको भूमध्य सागरीय जलवायु मिलेगी। दक्षिणी अफ्रीका, ये आप जो अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी छोर पर आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ जलवायु पाई जाती है भूमध्य सागरीय, जहाँ पर एक देश है दक्षिण अफ्रीका। उसके बाद में दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, तो दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का ये जो भाग है वहाँ पर भी भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। इस प्रदेश में खट्टे रसदार फल, अंगूर, जैतून, संतरा, नींबू की कृषि, यानी जो भूमध्य सागरीय प्रदेश है यहाँ पर खट्टे रसदार फलों की कृषि होती है। और मुख्य रूप से अगर बात करें तो अंगूर की, जैतून की, संतरा की, नींबू की, इस तरह की कृषि की जाती है। और जो जैतून है वो भूमध्य सागरीय प्रदेश का मूल पौधा है, यानी मुख्य पौधा है जो प्राचीन समय से लेकर के आज तक इसकी कृषि की जाती है, तो वो है जैतून। इसके साथ साथ में अगर चर्चा करें तो समुद्र तट के निकट स्थित होने के कारण यहाँ की जलवायु संतुलित रहती है, यानी नम जलवायु कहें तो यहाँ पर अटलांटिक महासागर है, ये आप देख सकते हैं अटलांटिक महासागर, और ये है प्रशांत महासागर, और ये है हिंद महासागर। तो यानी इन्हीं के तटों पर समुद्र तटीय भाग में स्थित होने के कारण यहाँ पर जलवायु है वो सम पाई जाती है और जलवायु का संतुलन है यहाँ पर। तो ये स्थिति थी, सामान्य जानकारी थी भूमध्य सागरीय प्रदेश की। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, और हेडिंग है सामान्य परिचय। हाँ, अपनी नोटबुक में हेडिंग डाल लीजिए, मैं आपको उसकी थ्योरी लिखवा देता हूं। मुख्य क्वेश्चन है, निबंधात्मक क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, 12 से 15 नंबर का ये क्वेश्चन आता है आपके, नोट कीजिए। भूमध्य सागरीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु शुष्क ग्रीष्मकालीन वाली उपोष्ण प्रकृति की जलवायु है। उपोष्ण प्रकृति की जलवायु यानी 30 से 40 डिग्री का अक्षांश का क्षेत्र आता है वो उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। 0 से 30 आता है वो आता है उष्ण कटिबंध के अंतर्गत। तो ये उपोष्ण कटिबंध की जलवायु है। जो महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर
जो महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाई जाती हैं। 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाई जाती हैं। यह जलवायु भूमध्य सागर के अतिरिक्त मध्य कैलिफोर्निया, मध्य चिली, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में यह जलवायु पाई जाती हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु की प्रमुख विशेषता उष्ण और शुष्क ग्रीष्मकाल यानी ग्रीष्म ऋतु, यानी जो गर्मियों में यहाँ पर वर्षा नहीं होती है और ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इसलिए इसको कहते हैं उष्ण और शुष्क ग्रीष्मकाल, यानी वर्षा भी न के बराबर और अधिक तापमान रहता है। तथा आर्द्र शीतकाल यानी यहाँ पर शीत ऋतु में वर्षा हो पाती है। तो ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर वर्षा नहीं होती है, बल्कि शीत ऋतु में यहाँ पर वर्षा होती है, तो इसलिए कहते हैं आर्द्र शीतकाल। ग्रीष्मकाल में उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी ध्रुव की ओर खिसक जाती हैं। कैसे? ये जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है और इसके बाद में अगर हम चर्चा करें तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है कर्क रेखा, यहां से होकर के इस तरह से 60। तो जब यहां पर सूर्य की स्थिति होती है तो उत्तरी गोलार्ध में अधिक तापमान होता है और यहां पर 5 डिग्री उत्तर से लेकर के 5 डिग्री अगर दक्षिण की बात करें तो यहां पर एक क्षेत्र पाया जाता है जिसका नाम है ITCZ, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, यानी ITCZ, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, यानी उष्ण अभिसरण क्षेत्र पाया जाता है। जब ये क्षेत्र अति गर्म होता है तो ITCZ है वो उत्तर की ओर खिसक जाता है और उत्तर की ओर खिसकने की वजह से जब यहाँ पर जो 30 से 40 डिग्री अक्षांश पर या 30 से लेकर के 35 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री अक्षांश तक पछुआ हवाएं चलती है, वो हवाएं फिर क्या होती है, ITCZ उत्तर की ओर खिसकने से ये 40-60 डिग्री से अधिक दूरी पर चला जाता है। तो इन क्षेत्रों पर व्यापारिक पवनों का प्रभाव हो जाता है और यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में व्यापारिक पवनें चलती है और व्यापारिक पवनें चलने की वजह से यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में वर्षा नहीं हो पाती है। जब ये सूर्य की स्थिति दिसंबर के महीने में 23.5 डिग्री मकर रेखा पर होती है तो ये ITCZ दक्षिण की ओर खिसक जाती है। फिर ये संपूर्ण क्षेत्र होता है, उत्तर का जो भाग होता है वो क्षेत्र पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाता है और पछुआ पवनों के प्रभाव में होने की वजह से और पछुआ पवनों की दिशा रहती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इस तरह से, तब ये भूमध्य सागर से होकर के चलती है तो यहाँ से आर्द्रता है वो ग्रहण करती है और इन क्षेत्रों पर वर्षा करती है, जिसे हम भारत में कहते हैं शीत ऋतु में वर्षा होने वाले भूमध्य सागरीय चक्रवातों से, और जिसे कहते हैं हमें माउट। तो यानी इन क्षेत्रों में
भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में सबसे अधिक मात्रा में वर्षा हो पाती है। ठीक है, आगे नोट कीजिए आप। हाँ, नोट कीजिए। तथा महाद्वीपीय उष्ण पवने इस प्रकृति में बनी रहती हैं। महाद्वीपीय उष्ण पवने इस प्रकृति में बनी रहती हैं। शीतकाल में उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी के शीतकाल में उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी के पुनः दक्षिणायन होने से यह क्षेत्र पछुआ पवनों के उष्ण समीपवर्ती क्षेत्रों में आ जाता है। उष्ण समीपवर्ती क्षेत्र में आ जाता है, जिससे शीतकाल में वर्षा होती है। इस जलवायु का औसत वार्षिक तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं रहता है। 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं रहता है। इस जलवायु क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 35 से 90 सेंटीमीटर के मध्य रहती है। 35 से 90 सेंटीमीटर के मध्य रहती है। इस जलवायु की वनस्पति ग्रीष्मकालीन शुष्क दशाओं के साथ अनुकूलित हैं। इन क्षेत्रों में फलों एवं फूलों की बहुलता मिलती है। अंगूर, जैतून, संतरा, नींबू आदि रसदार फलों की कृषि अधिक होती है। अंगूर, जैतून, संतरा, नींबू आदि रसदार फलों की कृषि अधिक होती है। इन पौधों को चेप्रेल कहा जाता है। जो खट्टे रसदार फल होते हैं, भूमध्य सागरीय में कृषि की जाती है, उसे चेप्रेल कहते हैं। जैतून भूमध्य सागरीय प्रदेश का मूल वंश का पौधा है। जैतून भूमध्य सागरीय प्रदेश का मूल वंश का पौधा है। तो ये था भूमध्य सागरीय जलवायु का सामान्य परिचय। अब हम अगर देखें उनकी स्थिति के बारे में भूमध्य सागरीय प्रदेश की, तो भूमध्य सागरीय प्रदेश में अगर स्थिति की कल्पना करें तो यूरोप महाद्वीप में जैसे ये देश आता, ये भूमध्य सागर है। आप देख रहे हैं ये भूमध्य सागर है।
ये भूमध्य सागर है। और भूमध्य सागर के जो सीमा बनाने वाले जो देश हैं, मुख्य रूप से बात करें यूरोप महाद्वीप के, तो ये स्पेन आता है, यानी स्पेन की स्थिति आपको बताई थी इस डायग्राम में अगर देखें तो यहाँ पर। उसके बाद में ये देश आता है, वो आता है फ्रांस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है फ्रांस। इसके बाद में ये है इटली, ये आप जो देख रहे हैं भूमध्य सागर के आंतरिक भाग तक भाग है इसका, ये इटली दूसरे डायग्राम में देखो तो, ठीक है। इसके बाद में क्रोएशिया है, मार्टिनियो है, अल्बानिया है, ग्रीस है। ये यहाँ पर काला सागर की स्थिति रहती है, और काला सागर और भूमध्य सागर की दोनों को सीमा बनाता है तुर्की, तो ये तुर्की है, सीरिया है, लेबनान है, इजराइल है, ये देख सकते हैं आप इजराइल। और अफ्रीका महाद्वीप में जाएं तो मिस्र है, लीबिया है, अल्जीरिया है, मोरक्को है। तो ये देश भूमध्य सागर की सीमा बनाने वाले देश हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र हैं। और एशिया महाद्वीप की बात करें तो जॉर्डन है, सीरिया है, लेबनान है, इजराइल है, तुर्की है, ये देश आते हैं। और इसके साथ साथ में यूरोप महाद्वीप की बात करें तो स्पेन, फ्रांस, इटली और अन्य ये जो देश आते हैं वो देश इसमें मौजूद हैं। तो आप अपनी नोटबुक में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश वाले देश दर्शा सकते हैं। आप विश्व का मैप बना लीजिए। ये दूसरे डायग्राम में देख रहे हैं, ये उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का मध्य कैलिफोर्निया ये दर्शा लेना, दक्षिण अमेरिका का मध्य चिली ये दर्शा लेना, अफ्रीका का दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, और ये भूमध्य सागर अफ्रीका का उत्तरी भाग, यूरोप का और एशिया का ये भाग। तो आप 2 मिनट का समय है, आप अच्छी तरह से विश्व का मैप बना लीजिए अपनी नोटबुक में। हाँ, विश्व का मैप नोट कर लिया। तो हम अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट पढ़ेंगे वो है भूमध्य सागरीय प्रदेश की जलवायु। तो अगर भूमध्य सागरीय प्रदेश की जलवायु की बात करें तो यहाँ पर शीत ऋतु होती है वो छोटी होती है, यानी 3 या 2 महीने के आसपास यहाँ पर शीत ऋतु होती है। और औसत तापमान की बात करें तो 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस या 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास है यहाँ का औसत वार्षिक तापमान रहता है। और औसत वार्षिक जो वर्षा है वो 50 सेंटीमीटर से लेकर के 90 सेंटीमीटर के मध्य यहाँ पर वर्षा हो पाती है, और वर्षा शीत ऋतु में होती है। इसके साथ साथ में पश्चिम क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है और पूर्व की ओर कम वर्षा हो पाती है। यानी ये पछुआ पवनों के जब प्रभाव में आते हैं और पछुआ पवनें पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, इस तरह से आती है, तो जब इस भाग में प्रवेश करती है तो यहाँ अधिक वर्षा करती है, और जब ये पूर्वी तट पर आती है तो अपनी आर्द्रता समाप्त कर देती है, और समाप्त करने की वजह से पूर्वी भाग पर कम वर्षा और पश्चिम भाग पर अधिक वर्षा हो पाती है, चाहे उत्तर का क्षेत्र हो चाहे फिर वो हम दक्षिण का क्षेत्र क्यों न कहें। तो यानी पश्चिम भाग पर अधिक वर्षा और पूर्वी तट पर कम वर्षा होती है, चाहे ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तटों कम वर्षा, पश्चिम तटों पर अधिक वर्षा, अफ्रीका के पूर्वी तटों पर कम वर्षा, पश्चिम तटों पर अधिक वर्षा, दक्षिण अमेरिका में पश्चिम तटों पर अधिक वर्षा, पूर्वी तटों पर कम वर्षा, ठीक है ना। तो पश्चिम तट पर अधिक वर्षा होती है और पूर्व की ओर कम वर्षा हो पाती है।
इनके दक्षिण में उष्ण मरुस्थल और उत्तर में शीतोष्ण प्रदेश पाया जाता है। यानी इसके दक्षिण की बात करें तो इनके दक्षिण में आपको उष्ण मरुस्थल देखेंगे, जैसे ये भूमध्य सागरीय जलवायु है, और यहां अगर आओगे तो आपको विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मिलेगा। दक्षिणी कैलिफोर्निया में आओगे तो आपको मरुस्थल मिलेगा। आप दक्षिणी चिली में आओगे यहां पर तो आपको मरुस्थल मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया में आओगे तो यहां पर भी मरुस्थल मिलेगा। तो दक्षिणी भाग पर आपको मरुस्थल मिलेगा, और इसके उत्तर में जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, शीतोष्ण प्रदेश मिलेगा, क्योंकि 40 डिग्री अक्षांश से उत्तर में शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। तो इन क्षेत्रों में शीतोष्ण जलवायु यहां पर उत्तर में, और ये यहां पर दक्षिण में भूमध्य सागरीय जलवायु, और भूमध्य सागरीय जलवायु के दक्षिण में उष्ण मरुस्थल पाया जाता है। ग्रीष्म ऋतु होती है वो गर्म और शुष्क होती है, यानी अधिक तापमान होता है और वर्षा कम हो पाती है। शीत ऋतु की बात करें तो शीत ऋतु हल्की ठंडी होती है और वर्षा युक्त होती है, यानी वर्षा है वो अधिक होती है और ठंडी होती है, हल्की ठंडी होती है शीत ऋतु। और वर्षा मुख्य रूप से कहें तो वो शीत ऋतु में ही होती है। औसत तापमान यहाँ का 15 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास है वो रहता है। तो आप जलवायु के बारे में नोट कर लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए नोटबुक में, भूमध्य सागरीय प्रदेश की जलवायु। हाँ, 2 नंबर, 1 नंबर हमने सामान्य परिचय पढ़ा, 2 नंबर है जलवायु। इस प्रदेश की शीत ऋतु, इस प्रदेश की शीत ऋतु छोटी पाई जाती है। इस प्रदेश की शीत ऋतु छोटी पाई जाती है और सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है। 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। वार्षिक तापमान 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तक होता है। 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यहाँ की वर्षा का औसत 50 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर तक है। परंतु कहीं कहीं पर वर्षा की मात्रा स्थिति तथा धरातल की बनावट के अनुसार न्यूनतम होती हैं। यानी पर्वतीय क्षेत्र है तो वृष्टि छाया प्रदेश के रूप में जो प्रदेश आता है वहां पर कम वर्षा होती है, और वृष्टि प्रदेश होता है वहां पर अधिक वर्षा हो पाती है। यानी उसके सम्मुख भाग होता है अधिक वर्षा और विमुख भाग होता है वहां पर कम वर्षा होती है। वह भाग जो पश्चिम वायु के सम्मुख पड़ते हैं वहां अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। सम्मुख पड़ते हैं अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं, और पूर्व की ओर वर्षा कम होती जाती है। पूर्व की ओर वर्षा कम होती जाती है।
वर्षा सामान्यतः शीत ऋतु में होती है। वर्षा सामान्यतः शीत ऋतु में होती है और ग्रीष्म ऋतु शुष्क रहती है, यानी ग्रीष्म ऋतु में वर्षा नहीं हो पाती है। और ग्रीष्म ऋतु शुष्क रहती है। शीतकाल में यहाँ चक्रवातों द्वारा वर्षा होती है। शीतकाल में यहाँ चक्रवातों द्वारा वर्षा होती है, जबकि ग्रीष्म ऋतु में यह प्रदेश शुष्क व्यापारिक वायु के प्रभाव में रहते हैं। शुष्क व्यापारिक वायु के प्रभाव में रहते हैं। इस प्रकार यह प्रदेश शुष्क ग्रीष्म उपोष्ण जलवायु वाले प्रदेश भी कहलाते हैं। शुष्क ग्रीष्म उपोष्ण जलवायु वाले प्रदेश भी कहलाते हैं। इनके दक्षिण में उष्ण मरुस्थल तथा उत्तर में शीतोष्ण प्रदेश के मध्य यह क्षेत्र अंतरिम जलवायु के प्रदेश कहे जाते हैं। अंतरिम जलवायु के प्रदेश कहे जाते हैं। तो आपने नोट कर ली जलवायु, भूमध्य सागरीय प्रदेश की जलवायु। अब हम नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट हम पढ़ें तो वो है वनस्पतियां, यानी भूमध्य सागरीय प्रदेश में किस तरह की वनस्पति पाई जाती है। अगर ये देखें तो इस प्रदेश में शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं, यानी ग्रीष्म ऋतु में वर्षा नहीं होती है, केवल शीत ऋतु में वर्षा होती है। इसलिए इन क्षेत्रों में शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं और इन प्रदेशों में खट्टे रसदार फल जैसे संतरा है, नींबू, अंगूर, अंजीर, जैतून और नारंगी, इस तरह की वनस्पतियों के रूप में आपको बहुलता मिलेगी इस भूमध्य सागरीय प्रदेश में। और इसके साथ साथ में इस प्रदेश में घास के क्षेत्र नहीं मिलते हैं, यानी यहाँ पर घास के क्षेत्र बहुत कम मात्रा में है, बहुत ही कम है, तो घास के क्षेत्र नहीं मिलते हैं। और यहाँ सदाबहार कठोर पत्ती वाले वन पाए जाते हैं। जो वन होते हैं वो कठोर पत्तियों वाले होते हैं, जिसे स्क्लेरोफिल के नाम से जाना जाता है, स्क्लेरोफिल। तो यानी कठोर पत्ती वाले जो वन होते हैं भूमध्य सागरीय प्रदेश में, उसको कहते हैं स्क्लेरोफिल। स्क्लेरोफिल के वन है यहाँ पर बहुत मात्रा में पाए जाते हैं और शुष्कता सहन करने वाली वनस्पतियां पाई जाती है। क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में बहुत कम वर्षा होती है, अधिक तापमान होने की वजह से यहाँ पर उसी तरह की कांटेदार और अधिक गहराई में जाने वाले जो जड़ें होती है, इस तरह के वृक्ष हैं, पौधे हैं, वो पाए जाते हैं।
तो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश की जो वनस्पति है वो अब मैं नोट करवा देता हूं। तो हेडिंग डाल लीजिए वनस्पति। नोट्स है वो पूर्ण बनाइए, डायग्राम साथ साथ में मैंने मैप अभी आपको बताया था उस तरह का आप मैप बनाइए। आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे, ये गारंटी है। और आप डायग्राम नहीं बना रहे हैं और नोट्स भी पूरे नहीं कर रहे हैं तो फिर आपका अधूरा ही रहेगा, ठीक है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भूमध्य सागरीय प्रदेश वनस्पति में नोट कीजिए आप नोटबुक में। इस प्रदेश में शुष्क सदाबहार वन मिलते हैं। इस प्रदेश में शुष्क सदाबहार वन मिलते हैं। यहां के वृक्ष झाड़ियों के रूप में होते हैं। यहां के वृक्ष झाड़ियों के रूप में होते हैं। और मैं आपको बता देता हूं, आपके 4 प्रादेशिक भूगोल में 4 प्रदेश लगते हैं, उसका अध्ययन करना है। और उसमें 1 नंबर है वो आपको करवा दिए, आप पीछे जाकर के उसको देख करके नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। और वो आपको करवाया है मानसून प्रदेश। पहला मानसून प्रदेश आपका हो गया है। 2 नंबर भूमध्य सागरीय प्रदेश जो आपका चल रहा है। फिर हम मरुस्थलीय उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश करवाएंगे। और 4 नंबर जो लगता है प्रेरी प्रदेश लगता है, प्रेरी जो घास के मैदान है वो लगते हैं। तो आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मानसून प्रदेश आप नोट कर लीजिएगा पीछे जाकर के। और भूमध्य सागरीय प्रदेश है जो आप नोट करवा रहा हूं, तो आप अच्छी तरह से इसके नोट्स बना लीजिए दोनों के। यहां वृक्ष झाड़ियों के रूप में होते हैं। इन वृक्षों की जड़ें बहुत लंबी होती हैं। इन वृक्षों की जड़ें बहुत लंबी होती हैं ताकि गहराई से पानी खींच सकें। गहराई से पानी खींच सकें, जैसे अंगूर की बेल, चेस्टनट, अंगूर की बेल, चेस्टनट आदि कुछ के पत्ते मोटे और चिकने होते हैं। कुछ मोटे और चिकने होते हैं ताकि वाष्पीकरण की गति कम रहे। ताकि वाष्पीकरण की गति कम रहे। वाष्पीकरण यानी अत्यधिक तापमान होता है ग्रीष्म ऋतु में और वर्षा कम होती है, इसलिए वाष्पीकरण अधिक होता है। इसलिए यहां पर चिकने और मोटे जो पत्ते वाले जो पौधे होते हैं वो पाए जाते हैं। गति कम रहे, जैसे संतरा, नींबू आदि कुछ वृक्षों की छाल मोटी और चिकनी होती है। जैसे संतरा, नींबू आदि कुछ वृक्षों की छाल मोटी और चिकनी होती है। जैसे कारक और ओक चिकनी और मोटी होती है, जैसे कारक और ओक। कुछ वृक्षों की पत्तियों पर मुलायम रोए होते हैं, जैसे जैतून, यानी कपास की तरह उस पर रोए होते हैं पत्तियों पर ही, जैतून के पौधे पर होते हैं। मुलायम रोए होते हैं जैसे जैतून। इस प्रदेश में मुख्य वृक्ष जैतून, ओक, अंजीर, नींबू, नारंगी, सहतूत आदि हैं। जैतून, ओक, अंजीर, नींबू, नारंगी, सहतूत आदि हैं। नुकीली पत्ती वाले वृक्षों में
पाइन, फर, सीडर, साइप्रस, जूनिपर मुख्य है। वृक्षों में पाइन, फर, सीडर, साइप्रस, जूनिपर मुख्य हैं, जो पहाड़ी भागों में उगते हैं। जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर इस तरह के पौधे पाए जाते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में उगते हैं। इस प्रदेश में घास के क्षेत्र नहीं मिलते। इस प्रदेश में घास के क्षेत्र नहीं मिलते क्योंकि जब वर्षा होती है तब तापमान कम होता है। यानी शीत ऋतु में वर्षा होती है और शीत ऋतु में तापमान कम होता है। जब वर्षा होती है तो तापमान कम होता है और जब अधिक तापमान होता है तो वर्षा प्राप्त नहीं होती है। यानी ग्रीष्म ऋतु में अधिक तापमान होता है और अधिक तापमान होता है तो ग्रीष्म ऋतु में वर्षा नहीं होती है, वर्षा नहीं प्राप्त होती है। तो ये थी वनस्पति। भूमध्य सागरीय जो प्रदेश है और भूमध्य सागरीय प्रदेशों में इस तरह की वनस्पतियां पाई जाती है और अधिक जो वनस्पतियां पाई जाती है वो है खट्टे रसदार फलों वाली वनस्पतियां होती है। आगे हैं भूमध्य सागरीय प्रदेश की मिट्टियां। तो हम भूमध्य सागरीय प्रदेश की मिट्टियों के बारे में पढ़ें तो यहाँ की मिट्टी में विषमता है। एक तरह की मिट्टी नहीं पाई जाती है, अलग अलग तरह की मिट्टी पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर विषमता पाई जाती है। और यहाँ पर जो पर्वतीय क्षेत्र है उनके ढाल क्षेत्रों में छिंछली प्रकार की और अल्प विकसित मृदा पाई जाती है। जो ढाल ये क्षेत्र है वहाँ पर छिंछली और अल्प विकसित यानी कम उर्वर वाली मृदा पाई जाती है, यानी उर्वरता की मात्रा वहां पर कम होती है। और जहां पर अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में लाल रंग की मृदा पाई जाती है। यानी जहां पर अधिक वर्षा होती है तो भूमध्य सागरीय प्रदेशों में लाल रंग की मृदा होती है, और कम वर्षा होती है और ढाल क्षेत्र होता है वहां पर छिंछली और अल्प विकसित वाली मृदा पाई जाती है। लाल मिट्टी को यहां पर टेरारोसा के नाम से जाना जाता है। भूमध्य सागरीय प्रदेश में लाल मृदा है उसको टेरारोसा के नाम से पुकारते हैं, ठीक है ना। और ये जो यहाँ मिट्टी पाई जाती है जिसमें चूना युक्त मिट्टियां होती है, यानी चूने की मात्रा अधिक पाई जाती है तो चूना युक्त होती है, जैतून व अंगूर की खेती के लिए उपयुक्त है। यानी इस तरह की चूना युक्त जो मिट्टियां हैं वो जैतून और अंगूर की जो कृषि है के लिए बहुत ही फायदेमंद है और अत्यधिक मात्रा में उर्वर होती है। और यहाँ की संपूर्ण जो मृदा है वो मध्यम उर्वरता वाली मृदा पाई जाती है, तो उर्वरता की मात्रा यहाँ पर मध्यम रहती है इस मिट्टी में, ठीक है ना। तो इस तरह की मृदा है वो इन भूमध्य सागरीय प्रदेशों में पाई जाती है। नोट कर लीजिए, भूमध्य सागरीय प्रदेशों में मिट्टी में विषमता पाई जाती है। यानी समानता नहीं है, विषमता है, एक समान नहीं है, अलग अलग तरह से विषमता पाई जाती है। वर्षा की मात्रा में अंतर होने के कारण ढालों पर भूमध्य सागरीय बेसिन में
सामान्य आकृति वाली मिट्टी, सामान्य आकृति वाली मिट्टी जो छिछली व अल्प विकसित हैं, छिछली व अल्प विकसित है यानी कम विकसित होना, अल्प विकसित हैं, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मिट्टी अपशिष्ट तथा लाल रंग की मिलती है, अपशिष्ट तथा लाल रंग की मिलती है, जिसे टेरारोसा कहा जाता है। जिसे टेरारोसा कहा जाता है। यहां की मिट्टियों में चूने की मात्रा अधिक पाई जाती है, चूने की मात्रा अधिक पाई जाती है। जैतून व अंगूर की कृषि के लिए, जैतून व अंगूर की कृषि के लिए यह मृदा सर्वाधिक उपयुक्त है, यह मृदा सर्वाधिक उपयुक्त है। तो ये थी भूमध्य सागरीय प्रदेश की मृदा यानी मिट्टी। अब हम देखते हैं कृषि। तो अगला हमारा जो बिंदु रहेगा वो आता है कृषि के लिए, यानी भूमध्य सागरीय प्रदेश में किस तरह की कृषि होती है। तो आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर खट्टे रसदार फलों की कृषि है वो बहुत अधिक मात्रा में की जाती है। तो खट्टे जो रसदार जो फल होते हैं उनकी कृषि सबसे अधिक मात्रा में की जाती है। और यहाँ अनाज तथा फलों की बागवानी की कृषि भी की जाती है, यानी बाग लगा करके उसमें अनाज है, कुछ खाद्य है, जो फसलें हैं वो, और फलों की कृषि भी करते हैं। और जब वसंत ऋतु में यहाँ पर पुष्पों की कृषि करते हैं, फूलों की, यानी जब वसंत ऋतु आती है, मार्च अप्रैल का जब महीना होता है, तो यहाँ पर पुष्पों की कृषि की जाती है। इसके साथ साथ में अगर उत्तरी इटली, स्पेन में ग्रीष्म ऋतु में चावल की भी कृषि की जाती है। यानी इटली का आप ये भाग देखोगे, ये प्रदेश इटली का, और स्पेन, ये जो आप स्पेन का भाग देखोगे तो यहां पर ग्रीष्म ऋतु में चावल की कृषि करते हैं। तो चावल की कृषि इटली और स्पेन में जो भूमध्य सागरीय प्रदेश क्षेत्र है वहां पर की जाती है। अंगूर, जैतून, नींबू प्रमुख फसलें हैं, यानी खट्टे हैं, रसदार वाले फल है, अंगूर है, जैतून है और नींबू है, यहाँ पर कृषि करते हैं। इसके साथ साथ में गेहूं और जौ, इनकी भी कृषि की जाती है। तो गेहूं और जौ की भी यहाँ पर कृषि करते हैं। बागवानी कृषि का यहाँ पर बहुत अधिक विकास हुआ है, जो बाग लगा करके पुष्पों की या फिर फलों की जो कृषि की जाती है। यहाँ पर सिंचाई का सीमित उपयोग होता है, यानी सिंचाई ग्रीष्म ऋतु में होती है। ग्रीष्म ऋतु में जब वर्षा कम होने की वजह से यहाँ पर सिंचाई करते हैं, और शीत ऋतु में यहाँ पर अधिक मात्रा में वर्षा होती है तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं रहती है, तो इसलिए सिंचाई भी सीमित मात्रा में करते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए कृषि। कृषि में लिखिए यह प्रदेश
पृथ्वी सतह के धरातल का, यह प्रदेश पृथ्वी सतह के धरातल का 1% रखते हुए, यानी संपूर्ण पृथ्वी सतह का 1% भाग है ये भूमध्य सागरीय जलवायु, जो विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती है, 1% रखते हुए विश्व की 4% जनसंख्या का निर्वहन करती है। यानी विश्व की 4% जो जनसंख्या है उसका निर्वहन ये भूमध्य सागरीय जलवायु करती है। यहाँ से खाद्यान्न फसलें, यहाँ पर फलों की जो कृषि होती है, उनकी फूलों की कृषि होती है, वो इस तरह से 4% जनसंख्या का निर्वहन किया जाता है। लगभग समस्त प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए कच्ची सामग्री तथा ऊर्जा संसाधनों की कमी है। इन प्रदेशों के निवासी अनेक व्यवसाय में लगे हुए हैं। इन प्रदेशों के निवासी अनेक व्यवसाय में लगे हुए हैं। कृषि यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। कृषि यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। अनाज तथा फलों की बागवानी की जाती है। अनाज तथा फलों की बागवानी की जाती है। ग्रीष्म ऋतु में अधिक तापमान रहता है। और अधिक ऊष्मादार वातावरण रसदार फलों के पकने के लिए अनुकूल रहता है। इसलिए नींबू, नारंगी, संतरा, अंगूर आदि फल अधिक मात्रा में पैदा होते हैं। इस प्रदेश में अनार, सेब, नाशपाती, खुबानी, चेरी, बेरी, बादाम, अखरोट, शहतूत, जैतून, अंजीर। इस प्रदेश में अनार, सेब, नाशपाती, खुबानी, चेरी, बेरी, बादाम, अखरोट, शहतूत, जैतून, अंजीर इत्यादि फल भी बहुत उत्पन्न किए जाते हैं। इन फलों का व्यापारिक महत्व
बहुत अधिक हैं। इन फलों का व्यापारिक महत्व बहुत अधिक है। वसंत ऋतु में पुष्पों की कृषि की जाती है। वसंत ऋतु में पुष्पों की कृषि की जाती है, जबकि उत्तरी इटली और स्पेन में ग्रीष्म ऋतु में चावल की कृषि की जाती है। चावल की कृषि की जाती है। इसके अलावा गेहूं व जौ की कृषि होती है। गेहूं व जौ की कृषि होती है। इस प्रदेश में बागवानी कृषि का विकास अधिक हुआ है। बागवानी कृषि का विकास अधिक हुआ है। यहाँ सिंचाई का सीमित उपयोग किया जाता है। सिंचाई का सीमित उपयोग किया जाता है। तो ये थी भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में उत्पन्न होने वाली कृषि। और यहाँ पर खट्टे रसदार फलों की, फूलों की, फलों की कृषि होती है। इसके साथ साथ में खाद्यान्न फसलें उनकी भी कृषि की जाती है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं और वो है जीव संपदा। अगर हम भूमध्य सागरीय प्रदेश की जीव संपदा की बात करें तो यहाँ पर अनेक प्रकार के जीव संपदा पाई जाती है, अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। तो यहाँ पर प्राणी समुदाय की विविधता है, यानी अलग अलग प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं। अगर चिली की बात करें, सबसे पहले चिली की स्थिति की बात करें तो आप चिली दक्षिण अमेरिका में ये आप देख सकते हैं, ये है चिली। तो चिली में चिलियन गवानको नाम का जीव पाया जाता है जो फेमस है यहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु में, चिली में। तो चिलियन गवानको नाम का जीव पाया जाता है। कैलिफोर्निया की स्थिति देखें तो आप देख सकते हो, मध्य कैलिफोर्निया, और यहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु है। तो अगर कैलिफोर्निया की बात करें तो कैलिफोर्निया में अधिक मात्रा में खच्चर और हिरण, इनकी संख्या है वो सबसे अधिक पाई जाती है। तो खच्चर और हिरण है, इनकी मात्रा सबसे ज़्यादा है कैलिफोर्निया में। अफ्रीका में अगर बात करें तो अफ्रीका में ड्यूकर, स्टीनवक, बबून और तेंदुआ, इनकी जीव पाए जाते हैं। ये आप स्थिति इनकी देख रहे हैं दक्षिण अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप में ये क्षेत्र, और ये मोरको है, अल्जीरिया है, लीबिया है, ये क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आता है। तो भूमध्य सागरीय जलवायु में यहाँ पर ड्यूकर, स्टीनवक, बबून और तेंदुआ, इस तरह के जीव पाए जाते हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें, और ऑस्ट्रेलिया की स्थिति में यहाँ पर भूमध्य सागरीय जो जलवायु है, और यहाँ पर कंगारू की अनेक प्रजातियां हैं वो इस प्रदेश में पाई जाती हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का जो भूमध्य सागरीय प्रदेश है वहाँ पर कंगारू की अनेक प्रजातियां आपको मिलेगी। इसके अलावा अगर बात करें भूमध्य सागरीय क्षेत्र में अलग अलग, तो वहाँ पर खरगोश है, कापोट है, छिपकली है, सांप है, और पक्षियों में अगर बात करें तो चील और बाज की संख्या यहाँ पर अधिक रहती है। इसके साथ साथ में यहाँ के निवासी है वो पशुपालन का व्यवसाय भी करते हैं, तो पशुपालन है वो भी किया जाता है। इसके साथ साथ में समुद्री किनारों के पास में स्थित होने की वजह से यहाँ पर समुद्री मछली का या मत्स्य पालन भी किया जाता है। और यहाँ पर सीमित मात्रा में वन्य जीव है, क्योंकि
ये विश्व का 1% भूभाग है और यहाँ पर बहुत कम संख्या में वन्य जीव पाए जाते हैं, इसलिए इनको सीमित मात्रा है। तो हेडिंग डाल लीजिए जीव संपदा। हाँ, हेडिंग डाल करके लिखना है जीव संपदा, नोट कर लीजिए। यहां प्राणी समुदाय, यहां प्राणी समुदाय विविधतापूर्ण पाए जाते हैं, यानी अलग अलग संख्या में विविधतापूर्ण पाए जाते हैं। चिली में चिलियन गवान को, कैलिफोर्निया में खच्चर व हिरण, कैलिफोर्निया में खच्चर व हिरण, अफ्रीका में ड्यूकर, स्टीनवक, बबून तथा तेंदुआ। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अफ्रीका में ड्यूकर, स्टीनवक, बबून तथा तेंदुआ तथा ऑस्ट्रेलिया में कंगारू की अनेक प्रजातियां मिलती हैं। कंगारू की अनेक प्रजातियां मिलती हैं। इसके अलावा खरगोश, कापोट, छिपकली, सांप तथा पक्षियों में चील व बाज आदि मिलते हैं। चील व बाज आदि मिलते हैं। वर्तमान समय में यहां वनों को युद्ध स्तर पर, यानी तेजी से, यहां वनों को युद्ध स्तर पर साफ किया गया है, यानी काट दिए गए। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे इन वनों को क्या कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, काट रहे हैं। युद्ध स्तर पर साफ किया गया है, जिसका विपरीत प्रभाव प्राणी समुदाय पर पड़ा है, जिसका विपरीत प्रभाव प्राणी समुदाय पर पड़ा है। इन क्षेत्रों में पशुपालन भी किया जाता है। इन क्षेत्रों में पशुपालन भी किया जाता है। समुद्रीय स्थिति के निकट होने के कारण मत्स्य पालन अधिक किया जाता है। मत्स्य पालन अधिक किया जाता है। तो ये थी जीव संपदा या प्राणी समुदाय। तो इस तरह के यहाँ पर जीव जंतु पाए जाते हैं, आपने नोट किए नोटबुक में। अब हम नेक्स्ट चलते हैं और वो है खनिज संसाधन। और खनिज संसाधन में अगर देखें तो वो उनकी भी विविधताएं हैं। अलग अलग देशों में सीमित मात्रा में यहाँ पर खनिज पाए जाते हैं। और अगर खनिजों की बात करें तो भूमध्य
सागर तटवर्ती जो देश हैं वहां पर लोहा या लोहे एसक की मात्रा है वो अधिक पाई जाती है। यानी भूमध्य सागरीय के जो तट पर जो देश हैं जैसे स्पेन है, ये आप स्पेन देख रहे हैं, फ्रांस है, इटली है, तुर्की है, सीरिया है, इजराइल है, या फिर मिस्र है, लीबिया है, ट्यूनीशिया है, अल्जीरिया है और मोरक्को, ये जो देश हैं यहाँ पर लोहे की मात्रा अधिक पाई जाती है। लोहे एसक है वो अधिक मात्रा में खनन किया जाता है। इसके बाद में अगर हम चर्चा करें तो कोयले की कमी के कारण लोहे का उपयोग नहीं होता है। यानी इन क्षेत्रों में कोयला है वो बहुत ही कम मात्रा में उत्पादित किया जाता है और कोयला संसाधन यहाँ पर कम पाया जाता है, इसलिए लोहे का उपयोग है, लोहे एसक का जो उपयोग है वो बहुत ही कम मात्रा में किया जाता है। अगर उत्तरी स्पेन की बात करें तो उत्तरी स्पेन में बिलबाओ की खान से उत्तम लोहा पाया जाता है। यानी उत्तरी स्पेन का ये जो भाग है यहाँ पर आपको एक खान मिलेगी बिलबाओ की खान, और इस बिलबाओ की खान में आपको लोहे एसक की खान है और अधिक मात्रा में लोहे एसक मिलता है और वो भी उत्तम किस्म का, यानी अच्छी किस्म का लोहा पाया जाता है। कोयला और तांबा है वो चिली देश में पाया, दक्षिण अमेरिका में हमने अभी देखा था चिली में, चिली जो देश है वहां पर कोयला और तांबा है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ साथ में अमेरिका में कैलिफोर्निया जो है और कैलिफोर्निया की घाटी में सोना और मिट्टी का तेल अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो सोना और मिट्टी का तेल है वो कैलिफोर्निया में पाया जाता है। स्पेन में लोहे के साथ साथ में सीसा और जस्ता, इसका भी जो संसाधन है खनिज संसाधन वो भी पाया जाता है स्पेन में। तो सीसा जस्ता और लोहे तीनों चीजें हैं स्पेन में हैं। फ्रांस की बात करें और फ्रांस की रोन घाटी में अधिक मात्रा में बोक्साइट पाया जाता है। तो यानी ये फ्रांस है और इस फ्रांस में बोक्साइट है वो सबसे अधिक मात्रा में रोन घाटी जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगर हम एशिया महाद्वीप में तुर्की की बात करें तो तुर्की में क्रोमियम पाया जाता है। ये तुर्की आप देख रहे हैं ये तुर्की है और इस तुर्की में क्रोमियम जो संसाधन खनिज है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ साथ में क्रोमियम के साथ साथ में फॉस्फेट के भंडार भी हैं। पेट्रोलियम है वो सीमित मात्रा में उत्पादन होता है और यहाँ पर उद्योग जो है वो सभी खनिज आधारित उद्योग है, यानी खनिजों पर आधारित हैं। अगर यहाँ पर खनिज कम मात्रा में, इसलिए यहाँ पर उद्योग भी सीमित ही है, यानी ज़्यादा उद्योग नहीं है, कम है उद्योगों की मात्रा भी। तो यहाँ पर खनिज संसाधन है वो उद्योग है वो खनिज संसाधनों पर निर्भर है। तो हेडिंग डाल लीजिए खनिज संसाधन। हाँ, खनिज संसाधन में नोट कर लीजिए यहाँ पे भूमध्य सागरीय प्रदेशों में अनेक खनिज पदार्थ मिलते हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेशों में अनेक खनिज पदार्थ मिलते हैं। भूमध्य सागर के तटवर्ती देशों में लोहा मिलता है, यानी लोहा एसक। तटवर्ती देशों में लोहा एसक मिलता है, जबकि इनमें कोयले की कमी होने के कारण लोहे का उपयोग
कोयले की कमी होने के कारण लोहे का उपयोग नहीं किया जाता है, यानी शक्ति का जो संसाधन है वो कोयला है और कोयले की मात्रा की कमी होने की वजह से यहाँ पर उद्योग है, लोहे इस्पात के जो उद्योग है वो स्थापित है, या लोहे इस्पात के जो उद्योग है वो स्थापित नहीं है, इसलिए इसका उपयोग है वो कम होता है लोहे का। कारण लोहे का उपयोग नहीं किया जाता है उत्तरी स्पेन में, उत्तरी स्पेन में बिलबाओ की खान से, बिलबाओ की खान से, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उत्तरी स्पेन में बिलबाओ की खान से उत्तम लोहा प्राप्त होता है, उत्तम लोहा प्राप्त होता है। कोयला और तांबा, कोयला और तांबा चिली में, कोयला और तांबा चिली में, जबकि कैलिफोर्निया में, जबकि कैलिफोर्निया में सोना तथा मिट्टी का तेल पाया जाता है। सोना व मिट्टी का तेल पाया जाता है। फ्रांस की रोन घाटी में, फ्रांस की रोन घाटी में बॉक्साइट पाया जाता है, जबकि स्पेन में सीसा और जस्ता मिलता है, जबकि स्पेन में सीसा और जस्ता मिलता है। अल्जीरिया में लोहे एसक, अल्जीरिया में लोहे एसक व तुर्की में क्रोमियम पाया जाता है, तुर्की में क्रोमियम पाया जाता है। यहां फास्फेट की भंडार पाए जाते हैं। यहां फॉस्फेट के भंडार पाए जाते हैं। यहां पेट्रोलियम सीमित मात्रा में पाया जाता है, पेट्रोलियम सीमित मात्रा में पाया जाता है। अब आप इसमें भूमध्य सागर और भूमध्य सागर से सीमा बनाने वाले देश जो स्थिति है वो आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं, मैप बना लीजिए। आप भूमध्य सागर के आसपास कौन कौन से देश है। अन्य देशों के बारे में मैंने तो पीछे जो डायग्राम थे उसमें आपको बता दिया है। तो भूमध्य सागर में आसपास जो यूरोप महाद्वीप के, एशिया के और अफ्रीका के तीनों महाद्वीपों के जो देश लगते हैं उन देशों की आप स्थिति है वो डाल सकते हैं। आपके पास में 2 मिनट का समय है, बना लीजिए अच्छी तरह से। फिर आपके खनिज संसाधन भी याद हो जाएंगे और उद्योग भी याद हो जाएंगे ये बनाया होगा तो, कि तुर्की कहाँ है, फ्रांस कहाँ है, इटली कहाँ है, अल्जीरिया कहाँ है, मिस्र कहाँ है, लीबिया कहाँ है, ट्यूनीशिया कहाँ है, मोरक्को कहाँ है, तो आपको पता चल जाएगा इस तरह से। हाँ, बना लीजिए।
हाँ डाल लीजिए। ये आप स्पेन देख रहे हैं, ये स्पेन है, ये फ्रांस है, ये इटली है, यहाँ से लेकर के ये, और इटली का ये जो द्वीप है सिसिली द्वीप, उसकी ये ज्वालामुखी पाई जाती है ना, सिसिली द्वीप, ये इटली का पूरा पूरा इस तरह से बनी हुई इटली। ये एजियन सागर कहलाता है, ये एजियन सागर। इसके बाद में स्लोवेनिया है, क्रोएशिया है, बोस्निया है, मार्टिनिग्रो है, अल्बानिया है, ये देश, ये ग्रीस आ गया, ये तुर्की है, ये यहाँ पर एजियन सागर है, ये काला सागर है। फिर यहाँ पर सीरिया आ गया, ये लेबनान आ गया, ये इजराइल आ गया, ये आप देख रहे हैं इजराइल है, ये है इजराइल। ये मिस्र है, ये लीबिया है, ये ट्यूनीशिया है, अल्जीरिया और मोरक्को। इन देशों की स्थिति आप डाल लीजिए भूमध्य सागर के आसपास सीमा बनाने वाली। अब हम अंतिम जो अध्ययन बिंदु हमारा है वो है उद्योग। और अगर उद्योग की बात करें जो भूमध्य सागर में, तो उद्योग बहुत कम मात्रा में है, क्योंकि सीमित मात्रा में यहाँ पर कच्चा पदार्थ या संसाधन प्राप्त होते हैं। इसलिए यहाँ पर फलों को सुखाकर और सुरक्षित रखने का धंधा होता है, जिससे किशमिश है वगैरह वो बना लिए जाते हैं। ठीक है ना, जो फल होते हैं अलग अलग, जो फल होते हैं उनको सुखा करके फिर उनके अलग अलग तरीके से वो चीज़ें बनाई जाती हैं, तो उससे। और जो अंगूर होते हैं, और अंगूरों से दाख और किशमिश बनाई जाती है। ठीक है ना, उनको सुखा करके दाख बना ली जाती है और किशमिश भी बना लेते हैं। जैतून होता है, यहाँ का मूल पौधा होता है जैतून, और उसके तेल से साबुनें बनाई जाती हैं। जो साबुन आती है नहाने की, हाथ धोने की, जो साबुन आती हैं कपड़े धोने की, तो वो जैतून का तेल होता है, उससे बनाई जाती है। इसके साथ साथ में तो अंगूर होते हैं अधिक मात्रा में, तो अंगूरों से शराब बनाई जाती है। ठीक है ना, जो अंगूर होते हैं उनसे अधिक मात्रा में शराब बनाई जाती है, ये भी यहाँ पर उद्योग है। शहतूत के पेड़ों पर रेशम के कीड़े पालकर कच्चा रेशम प्राप्त किया जाता है। तो शहतूत के पेड़ों पर जो रेशम है वो प्राप्त की जाती है, और उस रेशम से रेशमी कपड़े हैं वो बनाए जाते हैं, तो ये भी है। और फलों का रस निकाल करके अनेक प्रकार के रंग वो भी तैयार किए जाते हैं। तो फलों से है वो रंग निकाल लिए जाते हैं, और वो रस निकाल लिया जाता है, और रस निकाल करके जो रंग है वो बनाया जाता है। अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका तथा स्पेन में अल्फा अल्फाई घास पाई जाती है। यानी ये जो अफ्रीका, जो दक्षिण अफ्रीका नीचे है, और ये जो स्पेन है, यहाँ पर अल्फा अल्फा नाम की घास बनाई जाती है जो बड़ी होती है, और उससे टोकरियाँ और रस्सियाँ बनाई जाती है। तो टोकरियाँ और रस्सियाँ हैं वो अल्फा अल्फा घास से बनाई जाती है, वो दक्षिण अफ्रीका और स्पेन में पाई जाती है। इसके साथ साथ में खाद्य प्रसंस्करण के उद्योग भी है, यानी खाद्यान्न जो फसलें हैं उनको काट छांट करके अच्छे सुंदर जो बीज है वो भी तैयार किए जाते हैं, खाद्यान्न जो फसलें हैं वो भी तैयार की जाती हैं। इसके अलावा वस्त्र और पर्यटन उद्योग भी स्थापित है, सूती ऊनी वस्त्र के उद्योग भी यहाँ पर मौजूद है। तो हेडिंग डाल लीजिए उद्योग। हाँ, उद्योग हेडिंग डालिए और नोट कर लीजिए उद्योग में भूमध्य सागरीय प्रदेश में, भूमध्य सागरीय प्रदेश में उद्योग धंधे भी काफी विकसित हैं, परंतु है सीमित मात्रा में। उद्योग धंधे भी काफी विकसित हैं। यहां फलों को सुखाकर सुरक्षित रखने का धंधा महत्वपूर्ण है,
यहाँ फलों को सुखाकर सुरक्षित रखने का धंधा महत्वपूर्ण है। अंगूरों से दाख और किशमिश बनाकर विदेश भेजे जाते हैं। यानी अंगूर से दाख और किशमिश बना करके विदेशों में व्यापार होता है, भेजे जाते हैं। जैतून के तेल से साबुन बनाया जाता है। जैतून के तेल से साबुन बनाया जाता है। जबकि अंगूरों से शराब बनाई जाती है। जबकि अंगूरों से शराब बनाई जाती है। शहतूत के पेड़ों पर रेशम के कीड़े पालकर कच्चा रेशम प्राप्त किया जाता है। कच्चा रेशम प्राप्त किया जाता है, जिससे रेशमी कपड़ा बनाया जाता है। जिससे रेशमी कपड़ा बनाया जाता है। फलों का रस निकालकर अनेक प्रकार के रंग तैयार किए जाते हैं। अनेक प्रकार के रंग तैयार किए जाते हैं। अफ्रीका तथा स्पेन में अल्फा घास से टोकरियां, रस्सियां तथा कागज बनाए जाते हैं। अल्फा घास से टोकरियां, रस्सियां तथा कागज बनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त चमड़े का काम, चीनी उद्योग तथा आटा पीसने का धंधा भी इन प्रदेशों में किया जाता है। इसके अलावा चिली में इस्पात के उद्योग हैं। चिली में इस्पात के उद्योग हैं। कैलिफोर्निया
फिल्म उद्योग के लिए कैलिफोर्निया, फिल्म उद्योग के लिए वह ऑस्ट्रेलिया की मर्रे घाटी में, मर्रे जो नदी है ऑस्ट्रेलिया में, मर्रे नदी, उसकी घाटी में, ऑस्ट्रेलिया की मर्रे घाटी में एडिलेड तथा पर्थ महत्वपूर्ण शहर हैं। एडिलेड तथा पर्थ महत्वपूर्ण शहर हैं। तो ये थे भूमध्य सागरीय प्रदेश में जो उद्योग। तो आज का ये टॉपिक भूमध्य सागरीय प्रदेश से संबंधित था और भूमध्य सागरीय प्रदेश में आपको सभी अध्ययन बिंदुओं का विस्तार से ये टॉपिक पूर्ण करवाया है। इसके आपको नोट्स बनवाए हैं, तो आप अपनी नोटबुक में अच्छी तरह से इन नोट्स को मेंटेन कर लीजिए। आपकी जो MGSCU की जो मेन एग्ज़ाम होंगे वो आप के लिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो ये टॉपिक आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा और साथ साथ में आपने नोट्स है वो लिखे हैं ही, एक दो बार इसको मेंटेन कर लीजिएगा और साथ साथ में आपने जो डायग्राम बनाए हैं उनको भी देखोगे एक दो बार, तो आपके माइंड में ये सेट हो जाएगा। तो आप जब एग्जाम में बैठोगे तो भूमध्य सागरीय प्रदेश या मानसून प्रदेश से संबंधित आपके टॉपिक आएगा 100% आएगा। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, आपके याद है तो आप तुरंत प्रभाव से हैं डायग्राम बना दीजिए, उसके अध्ययन बिंदु शुरुआत में लिखिए। कोई भी आप टॉपिक लिख रहे हैं तो उसका अध्ययन बिंदु सबसे पहले लिखिए, उसके बाद में आप चलिए उस अध्ययन बिंदुओं को लीजिए और एक एक हेडिंग डाल करके और उसकी लिखने का प्रयत्न कीजिए। आपकी राइटिंग भी अच्छी लगेगी, आपके नोट्स है उस पेपर में भी अच्छे दिखेंगे और बीच में आपने जो मानचित्र बनाए हैं वो भी आपके बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो आपके नंबर हैं वो आपकी उम्मीद से ज़्यादा है वो आप प्राप्त करोगे और अच्छे नंबरों के साथ में आप BA है वो कर पाओगे। तो ये सभी प्रिय विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास, और ये ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों को शेयर कर दीजिए जो BA कर रहे हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।